नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं दिवाली से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। दिवाली नजदीक है और ऐसे में दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, हवा का स्तर खराब हो रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा और बेहद कड़ा फैसला किया है। 30 नवंबर तक अगर किसी को भी पटाखे जलाते हुए पाया गया तो उसे 1.5 से 6 साल तक की सजा हो सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार एयर एक्ट के तहत कार्रवाई करेगी। डीएम और एसडीएम निगरानी रखेंगे और पुलिस को जानकारी देंगे। पटाखे जलाने पर पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने ये सख्त कदम उठाए हैं। वहीं एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने 30 नवंबर तक एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा दिया है। देश के जिन शहरों की एयर क्वालिटी ठीक नहीं है वहां पर पटाखों को बैन कर दिया गया है। जिन शहरों में प्रदूषण का स्तर कम है वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की इजाजत दी गई है, वो भी दिवाली के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक। तो एक तरफ खराब होती हवा और दूसरी ओर लगातार बढ़ते कोरोना के मामले। दिल्ली दोहरी मार झेलती हुई नजर आ रही है। त्योहार करीब है तो बाजारों में भीड़ बढ़ती हुई भी दिख रही है। किस तरह से दिल्ली दोहरी मार झेल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। सुबह 9 बजे का वक्त, दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर। धुंध की चादर ऐसी कि दिल्ली का मशहूर अक्षरधाम मंदिर भी उसके आगोश में चला गया। दोपहर 12 बजे का वक्त, ऐतिहासिक लाल किला के सामने वाहनों की लंबी कतार। दोपहर 1 बजे का वक्त, चांदनी चौक का भागीरथ प्लेस मार्केट। मैं चांदनी चौक की भागीरथ प्लेस मार्केट में हूँ और यहाँ जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह की चहल पहल है, इसे देख के मन में दो तरह के ख्याल आ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि दिल्ली के बाज़ारों में ऐसी भीड़ की वजह से दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे होंगे, या फिर दिल्ली के अंदर कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं फिर भी दिल्ली के बाज़ारों में इतनी भीड़ है। क्या कहूँ, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। भागीरथ प्लेस बिजली के सामान का देश का सबसे बड़ा बाजार है। दिवाली के मौके पर चमचमाती लाइट से पूरा बाजार चमक रहा है। दुकानदार कहते हैं कोरोना की वजह से इस बार काम बहुत कम है। ग्राहक कहते हैं बेशक भीड़ है लेकिन एहतियात भी बरत रहे हैं। भीड़ जो है इस बार ज्यादा है या कम है? पिछली बार कम काम बहुत कम है, कंट्रोल कर रखा है यहाँ पे। हाँ। भीड़ का कंट्रोल कर रखा है। अच्छा। अभी बहुत कम है। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और लोग बाग जो केयर होनी चाहिए वो केयर भी नहीं कर रहे हैं, अपनी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ घुसते हुए डर लग रहा है या फिर बिजनेस है करना ही है? डर तो लग रहा है मगर बिजनेस है तो करना ही है। डर नहीं लग रहा है? इतनी भीड़ में आ रहे हो आप कोरोना काल में? आप भी तो आ रहे हो, काम है तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये बहुत जोर की बात कही आपने। आप भी आ रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग का केयर कर रहे हैं, देन मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। अच्छा, तो मार्केट में निकलना है, काम तो करना ही सर। देह से दूरी जैसी बातें तो यहाँ बेमानी है, लेकिन पुलिस मास्क ना लगाने वालों का चालान करती दिखती है। ये जनाब दुकान में बिना मास्क थे, पकड़े गए। सर मैं पापड़ लिया, मेरा फोटो भी देखना। हाँ। मैंने पापड़ लिया, मैं अंदर खाने जाने लगा, कह रहे रुको, पापड़ हाथ में भी लेने दिया इन्होंने। देख, इनसे पूछो, आप खुद ही। ठंड, त्योहारी मौसम में बाजारों की भीड़, प्रदूषण, नियमों की अनदेखी और मजबूत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, इन सब का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 7,745 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिल्ली की दैनिक संक्रमण दर यानी पॉजिटिविटी रेट 12 से 15% के बीच है, जबकि देश की दैनिक संक्रमण दर 3 से 5% के बीच है। एक्टिव केस की संख्या 41,857 हो गई है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। इस समय दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है कि ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं हैं। कुछ सरकारी अस्पतालों में भी आईसीयू बेड की किल्लत देखने को मिल रही है। सरकार का कहना है कि दिल्ली कोरोना की तीसरी पीक से गुजर रहा है। परसों आपने ऐसी उम्मीद जताई थी कि लगभग तीसरी पीक जो है वो हिट कर गई है, अब शायद आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन हमने कल देखा कि नहीं। देखो, हिट करने का मतलब होता है कि जो पीक चलती है लगभग 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक चलती रहती है। तो अब हम पीक पे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। वैसे कोरोना के नए मामलों से ज्यादा चिंता और डराने वाली बात यह है कि दिल्ली में इन दिनों रोजाना 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अब तक दिल्ली में हुई कुल 6,989 मौतों में से 427 पिछले एक हफ्ते में ही हुई हैं। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और कुछ ही घंटों के बाद बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें आरजेडी ही सबसे ज्यादा रेस में आगे दिख रही है और इसी वजह से तेजस्वी यादव का 31वां जन्मदिन आज बेहद खास रहा। पटना में उनके घर के बाहर का जो माहौल था वो बीजेपी और जेडीयू कैंप के दफ्तरों के बाहर के माहौल से बिल्कुल उलट था। देखिए रिपोर्ट। कई एग्जिट पोल में भावी मुख्यमंत्री बताए जाने के बाद और वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी के 31 साल के होने पर उनके घर में एक शांति सा समारोह परिवार के साथ। तेजस्वी को बधाई देने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे, लेकिन इस बार पहले के चुनावों की तुलना में सब कुछ बदला बदला सा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त 10 सर्कुलर रोड जो पटना में है, जो कि तेजस्वी यादव का घर है, उनके घर के बाहर मौजूद हूं। आज उनका जन्मदिन है, 31 साल के हो गए हैं और उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो समर्थक हैं वो एक गुलदस्ते लेकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि कब वो तेजस्वी यादव से मिलें। तेजस्वी यादव जो है वो इस बार बिहार के विधानसभा में उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही है और लगातार बहुत ही तूफ़ानी उन्होंने जो चुनाव प्रचार है उसको आरजेडी के लिए किया है। और अगर नतीजे आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लालू यादव की तरह खुला दरबार नहीं और समर्थकों को खास नसीहत है कि संयम बनाए रखें, भले ही जीत मिले या हार। तेजस्वी जी ने जो भी कमिटमेंट किया है वो बिल्कुल ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल पर किए हैं, नहीं ग्राउंड लेवल पर किए हैं और वो जो वादा किए हैं वो पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा झूठा नहीं बोलने जा रहे हैं। वो जिन्होंने जो चीज कहे हैं वो चीज पहली कलम से पहले कैबिनेट में वो पूरा करने जा रहे हैं। उनका जो कमिटमेंट है उस तरह से वो अपने इम्प्लीमेंट करेंगे ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। और इनका राजनीति की शुरुआत है, यह तो इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा है, खाली दफ्तर है और यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी चुप ही हैं। जन्मदिन की बधाई और शुक्रिया का आदान प्रदान ट्वीट के जरिए हो रहा है। पटना से आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें जमानत के लिए सेशंस कोर्ट जाना होगा। अर्नब गोस्वामी को अभी कुछ दिन और जेल में ही रहना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जमानत के लिए सेशंस कोर्ट जाने को कहा। अदालत ने कहा कि नियमित जमानत का वैकल्पिक उपाय जब उपलब्ध है तब कोई कारण नहीं बनता कि अदालत के असाधारण अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट इतने पर ही नहीं रुकी। 56 पन्ने के आदेश में कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की। जांच अधिकारी ने संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट रख ये समझ लिया कि उन्होंने देख लिया और दर्ज हुआ, ये सही है। हमें कोई संदेह नहीं कि राज्य सरकार हमेशा संबंधित पुलिस अधिकारियों को आगे की जांच का निर्देश दे सकती है, जैसा कि वर्तमान मामले में किया गया है। हमारी राय में आगे की जांच को अवैध और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं कहा जा सकता है। अर्नब गोस्वामी को पिछले सप्ताह बुधवार को मुंबई में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। मामला साल 2018 की खुदकुशी का है, जिसे साल 2019 में सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया था। 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक ने अपनी खुदकुशी के लिए रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ 2 अन्य फिरोज शेख और नितेश सारडा को जिम्मेदार ठहराया था। अन्वय नाइक के मुताबिक तीनों उनकी बकाया रकम चुका नहीं रहे थे। मामले में अब तत्कालीन जांच अधिकारी सुरेश वराड़े के निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सुरेश वराड़े ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने साल 2019 में सबूतों का अभाव बताकर मामले को असमरी कर दिया था। इस बीच अलीबाग सत्र न्यायालय ने अलीबाग पुलिस की रिवीजन अर्जी पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है और अर्नब गोस्वामी की जमानत अर्जी पर अलीबाग पुलिस से जवाब भी मांगा है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड से जुड़े 34 लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 2 न्यूज चैनलों को 2 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट ने न्यूज चैनलों को नसीहत देने के साथ साथ उन्हें फटकार भी लगाई है। अब इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 14 दिसंबर को होगी। 12 अक्टूबर को बॉलीवुड से जुड़े 34 लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाकर टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि इन चैनलों पर बॉलीवुड के खिलाफ
अपमानजनक खबरें चलाई जा रही हैं। बॉलीवुड को नशे का अड्डा बताया जा रहा है। बॉलीवुड के लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि उनके तार ISI से जुड़े हैं। इस पर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चल ही रही थी कि इसी बीच न्यूज चैनलों के वकीलों ने बोलना शुरू किया। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे जज ने वकीलों को आड़े हाथों लिया और उनकी जमकर क्लास ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने टाइम्स नाउ के वकील की बात सुनते हुए कहा कि मौजूदा दौर में निष्पक्ष रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, इसे टोन डाउन करने की जरूरत है। आप किसी केस की जांच कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। चीजों को पहले जज किया जा रहा है। खबर कम होती है, विचार ज्यादा। टीवी स्क्रीन पर आग की लपटें दिखाई जा रही हैं। लोगों के पर्सनल चैट चलाए जा रहे हैं। आप सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। कोर्ट ने कहा कि इंग्लैंड में चार्जशीट होने के बाद भी आरोपी को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ केस दर्ज होने से पहले ही नामों की घोषणा कर दी जाती है। जज ने चैनलों के वकील से कहा कि तुम वापस जाओ और अपने अपने क्लाइंट से मिलो और मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। कोर्ट ने रिपब्लिक और टाइम्स नाउ चैनल को समन जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को नसीहत देते हुए आदेश दिया कि जो लोग इस मामले में शिकायत करता हैं, उनके खिलाफ आगे न ही कोई अपमानजनक खबर चलाएं और न ही कोई वीडियो पोस्ट करें। नई दिल्ली से कैमरामैन एन रवि के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और सिटी सेंटर शो में रुक रहे एक ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसा रहा हाइपरलूप में पहला इंसानी सफर। और ट्रांसपोर्टेशन की एक नई प्रणाली हाइपरलूप ने अमेरिका में इतिहास बनाया। आज पहली बार यात्रियों ने हाइपरलूप पॉड के जरिए सफल यात्रा की। हाइपरलूप के जरिए 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह बेहद कम समय में जाया जा सकेगा। जोश गीगल और सारा लूशिया हाइपरलूप पॉड में सफर करने वाले शुरुआती यात्री हैं। ये वो परिवहन प्रणाली है जो कामयाब होने के साथ साथ किफायती भी रही तो मुंबई से पुणे तक का सफर सिर्फ 25 मिनट का रह जाएगा। अभी सड़क से ये यात्रा करने में 3 घंटे लगते हैं। वर्जिन हाइपरलूप के पहले टेस्ट का मकसद रहा पॉड्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये पॉड्स एक वायु रहित ट्यूब में दौड़ती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेविटेशन की वजह से घर्षण काफी कम होता है। इससे ये पॉड्स ट्यूब के अंदर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती हैं। ये रफ्तार यात्री विमानों से भी ज्यादा है। अभी तक के टेस्ट में हम लोग 400 से 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच पाए थे। इतनी रफ्तार में हम यात्रियों के साथ नहीं जाएंगे। पहले हम कम रफ्तार में टेस्ट करेंगे और फिर अगले साल तक धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएंगे। इस तकनीक के भारत के लिए बड़े मायने हैं। महाराष्ट्र सरकार हाइपरलूप को जनता से जुड़े बुनियादी प्रोजेक्ट के तौर पर देख रही है। राज्य सरकार देश में इस तकनीक से जुड़े नियम कायदों पर काम कर रही है। बेंगलुरु एयरपोर्ट एक अध्ययन कर रहा है कि क्या हाइपरलूप हजारों यात्रियों को 10 मिनट के अंदर शहर के बीचों बीच पहुंचा सकता है। वर्जिन हाइपरलूप उत्तर भारत में संभावनाएं टटोलने के लिए पंजाब सरकार के साथ भी काम कर रहा है, लेकिन इस तकनीक के भारत में जमीन पर उतरने में अभी 5 साल और लग सकते हैं। अगर ये तकनीक कामयाब रही तो भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है, लेकिन उससे पहले इसे किफायत के पैमाने पर भी खरा साबित होना होगा। इस बीच वर्जिन का दावा है कि भारत में अपने निजी बुनियादी प्रोजेक्ट से वो 18 लाख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके उपलब्ध कराएगा। विष्णु सोम की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।
और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।